ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई पहलू रहा हो जिनमें अच्छी या बुरी दशाओं में पूरे ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन नहीं हुआ। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ है। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ है। कैसे देखते हैं। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन। अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां अपनाई जिन उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी जीतों से भिन्न थी। पहले के सभी विजेताओं ने भारतीय राजनीतिक शक्तियों को उखाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक जीवनों के भाग बन गए। किसान, दस्तकार और व्यापारी अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीते रहे। किसान कौन है और किसान दस्तकार कौन है जो लिखा पढ़ी करता है? व्यापारी हो गया है। अपनी ज़िंदगी पहले की तरह ही जीते रहे। ठीक है। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक बनावट को सदा बनाए रखा गया। शासकों के बदलने का मतलब था कि उन कर्मचारियों में परिवर्तन जो किसान के अवशेष को वसूल करते थे। जो किसान के अधिशेष को वसूल करते थे। मतलब जैसे फसल हुई, फसल के बाद जो बचा, फिर जो उसके उपयोग से उससे अधिक बचा उसको वसूल करते थे। ठीक है। मगर ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। इसके अलावा वे कभी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन सके। वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, भारतीय संसाधनों का उपयोग करते रहे और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में ले जाते रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों के अधीन करने के अनेक और विविध परिणाम हुए। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों के अधीन करने के अनेक और विविध परिणाम हुए। दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी। शहरी दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी। शहरी हस्तशिल्पों का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। इन शिल्पों के कारण भारत का नाम समूची सभ्य दुनिया में शताब्दियों से लिया जाता रहा था। इस पतन का मुख्य कारण था इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं विशेषकर सूती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदा। अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं विशेषकर सूती वस्त्रों की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। आदिम तकनीकों से बनी भारतीय वस्तुएं भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गई वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता में नहीं टिक सकीं। भारतीय उद्योगों विशेषकर ग्रामीण दस्तकार उद्योग की बर्बादी रेलवे के बनते ही काफ़ी तेजी से हुई। रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। जैसा कि अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने लिखा है। कानन ने D.H. बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र और उद्योग की हालत भी कहीं कोई अच्छी नहीं रही। लोहा, मिट्टी के बर्तन, सीसा, कागज़, धातु, बंदूकें, जहाजरानी, तेल घानी,
का चमड़ा उद्योग, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योग की हालत भी बुरी हो गई। विदेशी वस्तुओं की भरमार के अलावा कुछ अन्य कारक भी थे जिनका जन्म ब्रिटिश जीत के कारण हुआ और जिन्होंने भारतीय उद्योगों के विनाश में योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए। उन्होंने दस्तकारों को अपनी वस्तुएं बाजार कीमत से कम पर बेचने तथा अपनी सेवाओं को प्रचलित मजदूरी से कम पर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अनेक दस्तकारों को अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ने के लिए विवश किया। सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्यात को दिए गए प्रोत्साहन से भारतीय हस्तशिल्पों को फायदा होता था, मगर इस अत्याचार के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों और साथ ही ब्रिटेन में आधुनिक विनिर्माण उद्योग के विकास के फलस्वरूप 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः बंद हो गए। भारतीय शासकों और उनके दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तु के मुख्य ग्राहक थे, धीरे धीरे लुप्त हो जाने से भी इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह भारतीय राज्यों भारतीय शासकों और उनके राज दरबारों के जो शहरी हस्तशिल्प की वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे, धीरे धीरे लुप्त हो जाने से भी इन उद्योगों को बड़ा धक्का लगा। उदाहरण के लिए सैनिक हथियारों का उत्पादन पूरी तरह भारतीय राज्यों पर निर्भर था। अंग्रेज अपने सारे सैनिक और अन्य सरकारी ब्रिटेन में खरीदते थे। उदाहरण के लिए अंग्रेज अपने सारे सैनिक और अन्य सरकारी सामान ब्रिटेन में खरीदते थे। इसके अलावा शासक वर्ग के रूप में भारतीय शासकों और कुलीन पुरुषों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों तथा सैनिक अफसरों ने ले लिया, जिन्होंने बिल्कुल निरपवाद रूप से अपने देश के उत्पादों को अपनाया निरपवाद रूप से। ठीक है। कच्चे माल को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्प को धक्का लगा, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे मालों की कीमतें बढ़ गई। इससे हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। ठीक है। तथा विदेशी के साथ प्रतियोगिता में ठहरने की उनकी क्षमता घट गई। भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए मशहूर थे। जो शहर युद्ध तथा लूट खसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहे थे, वे ब्रिटिश विजय के कारण जिंदा नहीं रह सके। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और कई अन्य घनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जन शून्य हो गए तथा खंडहरात बन गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक नगर की जनसंख्या मुश्किल से कुल जनसंख्या का 10% रह गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 से 1835 में लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी हो रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। विलियम बेंटिक ने लिखा। ठीक है। यह महाविपदा इस कारण भी बढ़ गई कि परंपरागत उद्योगों के पतन के साथ ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप की तरह आधुनिक मशीन उद्योग का विकास नहीं हुआ। फलस्वरूप तबाह हस्तशिल्पी और दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में असफल रहे। उनके सामने एक ही रास्ता था, कृषि को अपनाना। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने गांवों में आर्थिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया। ग्रामीण शिल्पों के धीरे धीरे विनाश ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा घरेलू उद्योग की एकता को तोड़ दिया और इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में योगदान दिया। एक और करोड़ों किसान को जो अंशकालिक कताई तथा बुनाई द्वारा अपनी आय को
पूरा करते थे, अपनी आय को पूरा करते थे। एक मिनट, अपनी आय को पूरा करते थे। अब मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी ओर करोड़ों दस्तकार अपनी अपनी परंपरागत जीविका को खो बैठे तथा खेतीहर मजदूर या छोटे काश्तकार बन गए, जिनके पास छोटे छोटे खेत थे। उनके कारण जमीन पर बोझ बढ़ा। इस प्रकार ब्रिटिश जीत के कारण देश में औद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी। पहले के काल के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, मगर जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार केवल 1901 से 1941 तक के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63.7% से बढ़कर 70% हो गया। कृषि पर बढ़ता यह दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की घोर गरीबी के मुख्य कारणों में से एक था। वस्तुतः भारत अब औद्योगिक ब्रिटेन का एक कृषि उपनिवेश हो गया। ठीक है, कृषि उपनिवेश हो गया। ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता अपने उद्योगों के लिए कच्चे मालों के स्रोत के रूप में थी। सूती कपड़ा उद्योग में यह तब्दीली सुस्पष्ट थी। भारत सदियों से सूती वस्तुओं का संसार में सबसे बड़ा निर्यात करता था, मगर अब वह ब्रिटिश सूती उत्पादों का आयात करने वाला तथा कपास का निर्यात करने वाला बन गया। ठीक है। किसानों की दरिद्रता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो बाद में कोई सुधार नहीं। देखो, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या ऐसे कर, नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, ब्रिटिश शासन के कारण वाले, हाँ यहाँ से देख लो, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। यद्यपि वे अब अंदरूनी लड़ाइयों से मुक्त थे, तथापि उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई और यह लगातार गरीबी से धंसते गए। बंगाल के आरंभ में ही यथासंभव अधिकतम भू राजस्व उगाहने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग की नीति के कारण इनका विध्वंस हो गया था। कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा था कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। बाद में कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदारी क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय रही। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगानों को असहनीय सीमाओं तक बढ़ा दिया तथा उन्हें अववाब देने के और बेगार करने के लिए मजबूर किया गया। जमींदारों ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए। रैयतवाड़ी और मालवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी। वहां सरकार ने जमींदारों का स्थान लिया तथा अत्यधिक भूराजस्व निर्धारित किया। शुरू में भूराजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। ठीक है, शुरू में भूराजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भूराजस्व का निर्धारण 19वीं सदी में दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। अनेक समसामयिक लेखकों और अधिकारियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए बिशप हेबर ने 1826 में लिखा है, मेरा ख्याल है कि न तो देसी और न ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकता है। जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले लेती है। हिंदुस्तान, उत्तर भारत में मैंने शाही अफसरों में यह आम भावना पाई, ठीक है, कि देसी राज्यों की प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों के किसान कुल मिलाकर बदतर, गरीब और पस्त हिम्मत हैं। और यह मद्रास में जहाँ जमीन आमतौर से कम उपजाऊ है, विषमता और स्पष्ट है। यह तथ्य यह है कि कोई भी देसी राजा हमारे जितना लगान नहीं मांगता। यद्यपि भूराजस्व की रकम
वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती गई। वह 1857 से 1858 में 15.3 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1936 से 37 में 35.8 करोड़ रुपए हो गई। तथापि कीमतों और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में खास तौर से 20वीं शताब्दी में भूराजस्व की प्रवृत्ति घटने की थी। भूराजस्व में कोई सानुपातिक वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अतिशय राजस्व वसूल करने के विध्वंसकारी परिणाम स्पष्ट हो गए। मगर अब तक कृषि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि बाद के वर्षों में किसानों का अपेक्षाकृत कम भूराजस्व भी कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के उच्च भूराजस्व के समान ही भारी सिद्ध हुआ। बहरहाल 20वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी तथा भूस्वामियों, सूदखोरों और सौदागरों का सुदूर गांवों तक में प्रवेश हो चुका था। उच्च भूराजस्व निर्धारण इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ। क्यों साबित हुआ देखते हैं। इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ कि उसके बदले किसानों को कोई आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला। कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया। उसने अपनी लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने, इंग्लैंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नजराना भेजने तथा ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हितों को साधने में लगा दी। जहाँ तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से किसान की अपेक्षा सौदागर और महाजन को फायदा हुआ। अत्यधिक भूराजस्व की रकम के नुकसानदेह परिणामों को उसको वसूल करने के कठोर तरीके ने और भयंकर बना दिया। भूराजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था, भले ही पैदावार सामान्य से कम रही हो या बिल्कुल ही ना रही हो। खराब फसल वाले वर्षों में किसानों के लिए भूराजस्व की अदायगी बड़ी कठिन थी। भले ही यह अच्छी फसल के सालों में भूराजस्व आसानी से दे पाए हों। जब भी किसान भूराजस्व अदा करने में असफल रहे, तब सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए उसकी जमीन को नीलाम कर दिया। जब भी किसान भूराजस्व अदा करने में असफल रहे तो जमीन नीलाम कर दिया। ठीक है। मगर अधिकतर स्थितियों में किसान ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भूराजस्व अदा किया। नीलामी की स्थिति में उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसान को महाजन से ब्याज की ऊंची दर पर कर्ज लेना पड़ता था। जमीन से सदा के लिए हाथ धोने के बदले किसान अपनी जमीन किसी महाजन या अपने पड़ोसी धनी किसान के पास गिरवी रखकर कर्ज लेना बेहतर समझते थे। जब भी उनका खर्च उनकी आय से नहीं चल पाता था, उन्हें महाजन के पास जाना पड़ता था। मगर एक बार कर्ज में फंसने के बाद उसके लिए उससे निकल पाना मुश्किल था। महाजन ऊंची दरों पर ब्याज लेता था और गलत हिसाब किताब वाली दस्तकों और कर्जदार को कर्ज की वास्तविक रकमों से अधिक पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करने जैसी धूर्ततापूर्ण कार्रवाइयों द्वारा किसानों को तब तक कर्ज में फंसाया जाता था जब तक वे अपनी जमीन से हाथ नहीं धो बैठते। महाजन को नई कानून प्रणाली तथा राजस्व नीति में इससे बहुत मदद मिली। अंग्रेजी राज के पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वह ऐसा आचरण नहीं कर सकता था जिसे गांव के बाकी लोग बिल्कुल ही पसंद न करें। उदाहरण के लिए, यह बहुत अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था। वस्तुतः ब्याज की दरों का निर्धारण चलन तथा जनमत द्वारा होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक वह कर्जदार की व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे गहनों या खेतों में खड़ी फसलों के कुछ हिस्से ले सकता था। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने महाजन या धनी किसान को जमीन हड़पने में समर्थ बना दिया। यहाँ तक कि अंग्रेज द्वारा अपनी कानून प्रणाली और पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे महाजन को मिले, जिसके हाथों में
जिसके हाथों में कानून के ने अपार शक्ति दे दी थी। उसने पैसे की ताकत का इस्तेमाल मुकदमे की खर्चीला प्रक्रिया को अपने पक्ष में अपने हित को साधने के लिए कर लिया। इसके अतिरिक्त साक्षर और चालाक महाजन ने आसानी से किसानों की अज्ञानता तथा निरक्षरता का इस्तेमाल कानून की जटिल प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर अनुकूल न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के लिए किया। धीरे धीरे रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों के किसान कर्ज में डूबते ही चले गए और अधिकाधिक जमीन महाजनों, सौदागरों और धनी किसानों और अन्य धनी वर्गों के हाथों में चली गई। यही प्रक्रिया जमींदारी क्षेत्रों में भी हुई, जहां किसान अपने काश्तकारी अधिकार खो बैठे और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया या वे महाजन के बटाईदार बन गए। किसान के हाथों से जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभाव तथा अकाल के कालों में तेज हो गई। भारतीय किसानों के पास संकट के समय के लिए शायद ही कोई बचत होती थी और अब भी फसल संकट के समय के लिए शायद ही कोई बचत होती थी और जब भी फसल खराब हो जाती तब उसे महाजन का आश्रय लेना पड़ता था। उसे महाजन का सहारा न केवल भू राजस्व अदा करने बल्कि अपने तथा अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी लेना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अभिशाप तथा ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। वर्ष 1937 तक वह 18 अरब रुपए तक पहुंच गया था। वर्ष 1937 तक वह 18 अरब तक पहुंच गया था। ठीक है, पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र बन गई थी। कराधान तथा बढ़ती हुई गरीबी के बोझ ने किसानों को कर्ज में फंसा दिया था। कर्ज के परिणाम स्वरूप भी उनकी गरीबी बढ़ी। वस्तुतः किसान बहुधा यह नहीं समझ सके कि महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र में एक अवश्यंभावी दाता है। महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र में एक अवश्यंभावी दाता है और उन्होंने अपना गुस्सा उसी पर उतारा क्योंकि उन्हें वही अपनी दरिद्रता का स्पष्ट कारण लगा। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जहाँ भी किसानों ने विद्रोह किया वहाँ उनके हमले का पहला निशाना महाजन और उसकी बाहियाँ थीं। किसानों की ये कार्रवाइयाँ आम बात हो गई। कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सह सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद दी। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले उस पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, क्योंकि उसे सरकार, जमींदार तथा महाजन की मांगों को समय पर पूरा करना पड़ता था। इस कारण वह अनाज के व्यापारी की दया पर निर्भर हो जाता था। व्यापारी अपनी शर्तों पर अनाज खरीदता था। व्यापारी बाजार कीमत से कम पर अनाज खरीद लेता था। इस प्रकार कृषि की पैदावारों के बढ़ते हुए व्यापार का अधिक लाभ व्यापारी को मिला, जो बहुधा गांव का महाजन भी होता था। जमीन हाथों से निकलने तथा अब औद्योगिकरण है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योगों को घटाना, ठीक है, बर्बाद करना, उद्योगों को कम करना, ठीक है। अब औद्योगिकरण और आधुनिक उद्योगों के अभाव के कारण जमीन पर बढ़ते हुए बोझ ने भूमिहीन किसानों और तबाह दस्तकारों तथा हस्तशिल्पों को काफ़ी ऊंचे लगान पर महाजनों तथा जमींदारों से रैयत या कम से कम मजदूरी पर खेतिहर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार या भूस्वामी और महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्से ले लेने के बाद इतना ही नहीं, देखो, किसान वर्ग को सरकार, फिर जो बचता था जमींदार, फिर जो बचता था या भूस्वामी, और उसके बाद सबसे बाद में महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया।
इन तीनों द्वारा अपने हिस्से ले लेने के बाद इतना नहीं बचता था कि खेतिहर तथा उसके परिवार का निर्वाह हो सके। यह हिसाब लगाया गया कि 1950 से 1951 में भूलगान या महाजन का ब्याज 14 अरब रुपए था, यानी उस साल की कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई, साथ ही अकालों की बारंबारता तथा भयंकरता भी बढ़ गई। जब भी सूखे या बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई तथा अभाव की स्थिति आई, तब लाखों की संख्या में लोग मरे। पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई व्यवस्था का उदय। ब्रिटिश शासन के कुछ आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम करने की वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति के कारण हुआ। वर्ष 1793 के स्थायी बंदोबस्त का आरंभिक प्रभाव भी ऐसा ही हुआ। भूराजस्व का भारी बोझ सरकार कुल लगान का 10/11 ले लेती थी और वसूली संबंधी सख्त कानून ने, जिसके तहत राजस्व की अदायगी में विलम्ब होने पर जमींदारी संपत्तियां बड़ी कठोरता से नीलाम कर दी गई थी, कुछ वर्षों के दौरान बड़ी ही विध्वंसकारी भूमिका अदा की। बंगाल के अनेक बड़े जमींदार बिल्कुल तबाह हो गए तथा अपने जमींदारी अधिकारों को बेचने पर मजबूर हो गए। वर्ष 1815 तक बंगाल की लगभग आधी भूसंपत्ति पुराने जमींदारों के हाथों से निकल कर सौदागरों तथा अन्य धनी वर्गों के पास चली जा चुकी थी। पुराने जमींदार गांवों में रहते आए थे और रैयतों के प्रति कुछ नरमी दिखाने की उनकी परंपरा रही थी। सौदागर तथा पैसे वाले अन्य वर्ग आमतौर से शहरों में रहते थे और कठिन परिस्थितियों के बिना ख्याल किए व रैयतों से पाई निष्ठुरता से वसूल करते थे। वे बिल्कुल बेईमान थे और रैयतों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। वे किसान से बहुत अधिक ऐंठते तथा जब भी चाहते उन्हें बेदखल कर देते थे। वे उत्तर मद्रास में स्थायी बंदोबस्त तथा उत्तर प्रदेश में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त भी स्थानीय जमींदार के लिए समान रूप से कठोर थे, मगर जमींदारों की दशा में जल्द से ही तेजी से सुधार हुआ। जमींदार भू राजस्व समय पर अदा कर सके, इसके लिए अधिकारियों ने रैयतों पर उनके अधिकार बढ़ा दिए। फलस्वरूप रैयतों के परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए। अब जमींदारों ने लगान को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कमर कस ली। फलस्वरूप वे जल्द ही समृद्ध हो गए। रैयतवारी क्षेत्रों में भी जमींदार रैयत संबंधों की प्रणाली धीरे धीरे फैल गई। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, अधिकाधिक जमीन महाजनों, सौदागरों और धनी किसानों के हाथ में चली गई, जो रैयतों के द्वारा खेती करवाते थे। भारतीय धनी वर्गों तथा द्वारा जमीन खरीदने और जमींदार बनने का एक कारण यह भी था कि उद्योग में पूंजी के निवेश की कोई खास गुंजाइश नहीं थी। बटाईदार एक अन्य प्रक्रिया थी जिसके जरिए इस जमींदारी प्रथा का प्रसार हुआ। अनेक खुद मालिक किसानों तथा काश्तकारी अधिकार प्राप्त रैयतों ने, जिनकी जमीन पर स्थायी अधिकार था, स्वयं खेती करने के बदले जमीन के लिए उतावले रैयतों को अत्यधिक लगान पर पट्टे पर जमीन देना अधिक सुविधाजनक पाया। कालक्रम से यह नई जमीन प्रथा न सिर्फ जमींदारी क्षेत्रों में बल्कि रैयतवारी क्षेत्रों में भी कृषि की मुख्य विशेषता बन गई। जमींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय। ठीक है, चूँकि खेतिहर रैयतों को आमतौर से कोई सुधार नहीं थी और जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण रैयतों में जमीन के लिए परस्पर प्रतियोगिता थी, इसलिए जमीन का लगान बढ़ता गया। जमींदारी और नए भूस्वामियों को लगान वसूल करने के अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों पर अन्य इच्छुक लोगों को दिया गया, मगर लगान बढ़ने के साथ साथ भाड़े पर जमीन लेने वालों ने भी जमीन संबंधी अपने अधिकारों को किराए पर लगा दिया। इस प्रकार इस प्रक्रिया को एक श्रृंखला बन गई, जिससे
वास्तविक किसान तथा सरकार के बीच लगान पाने वाले अनेक बिचौलिए आ गए। बंगाल में कुछ स्थितियों में उनकी संख्या 50 तक पहुंच गई। असहाय खेतिहर रैयतों की दशा, जिन्हें ही अंततोगत्वा उच्च जमींदारों के झुंड का असहनीय बोझ उठाना पड़ता था, इतनी खराब थी कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनमें से अनेक की हालत तो गुलामों जैसी थी। जमींदारों तथा भूस्वामियों के उदय और फलने और फूलने का एक अत्यंत नुकसानदेह परिणाम था स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान उनकी राजनीतिक भूमिका। संरक्षित राज्यों के राजाओं के साथ वे विदेशी शासकों के मुख्य राजनीतिक समर्थक बन गए तथा उन्होंने उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। यह महसूस कर कि उनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन के कारण है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सदा बने रहने के लिए जी तोड़ कोशिश की। ठीक है। कृषि में ठहराव और उसकी अवनति। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी। ठीक है। बढ़ते हुए जनसंख्या के बढ़ता हुआ दबाव पहला, दूसरा अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण, दूसरा जमींदारी प्रथा के पनपने, तीसरा बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, चौथा और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता, पांचवा। ठीक है। फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहाँ तक कि उनका उपकर्ष भी होने लगा। परिणाम स्वरूप प्रति एकड़ पैदावार बहुत ही कम होने लगी। वर्ष 1901 से 1939 के बीच कुल कृषि उत्पादन 14% कम हो गया। ठीक है। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव तथा बिचौलियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जमीन न सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, बल्कि उसका अपखंडन भी हो गया। जमीन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई कि उनमें से अधिकांश अपने जोतने वालों की भरण पोषण भी नहीं कर सकते थे। बहुसंख्यक किसानों की अति दरिद्रता के कारण उनके पास इतने संसाधन नहीं होते थे जिनसे वे अच्छे मवेशी और बीजों, अधिक खाद तथा उर्वरकों और उत्पादन की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि को सुधार लाते। सरकार और जमींदार दोनों द्वारा चूसे जाने वाले किसानों को कृषि में सुधार लाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती थी। ठीक है। आखिरकार जिस जमीन पर वह खेती करता था वह बिरले ही उसकी अपनी संपत्ति होती थी और कृषि में सुधारों के कारण जो भी फायदा होता था उसका अधिकांश दूरस्थ जमींदार और महाजनों का गिरोह ले लेता था। जमीन के उपविभाजन तथा उपखंडन ने भी सुधारों को मुश्किल बना दिया था। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में धनी जमींदारों ने बहुधा जमीन में पूंजी लगाई जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके और बढ़ी हुई आय में उनको हिस्सा मिल सके। मगर भारत में दूरस्थ जमींदार ने वे नए रहे होंगे या पुराने कोई उपयोगी कार्य नहीं किया, वे केवल लगान प्राप्त करता ही रहे। बहुधा जमीन में उनकी कोई जड़ें नहीं होती थीं और उन्होंने लगान वसूल करने के सिवाय उनमें कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी भी नहीं ली। इसलिए जमीन में उत्पादक निवेश करने की अपेक्षा अपने रैयतों को और भी चूसकर अपनी आय को बढ़ाना उन्होंने न सिर्फ संभव माना बल्कि श्रेयकर भी समझा। सरकार कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण में सहायता कर सकती थी, मगर सरकार ने अपने ऊपर इस प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश भारत की वित्तीय व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि जबकि कराधान का मुख्य बोझ किसानों के कंधों पर था, सरकार ने उस पर उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च किया।
किसान और कृषि की अवहेलना का एक और उदाहरण था लोक कार्यों और कृषि लोक कार्यों और कृषि लोक कार्यों और कृषि सुधारों की उपेक्षा। भारत सरकार ने 1905 तक रेलवे पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, मगर उसी दौरान सिंचाई पर उसने 50 करोड़ रुपए से कम खर्च किए। रेलवे की मांग ब्रिटिश व्यवसायी कर रहे थे, जबकि सिंचाई से करोड़ों भारतीय किसानों का भला होना था। तो भी सिंचाई की एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सरकार ने आगे की ओर कुछ कदम बढ़ाए। ठीक है। ऐसे समय में जब सारे संसार में कृषि को आधुनिक बनाया जा रहा था तथा कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा रहे थे, भारतीय कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से निश्चल बनी हुई थी। उसमें शायद ही किसी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। सबसे खराब बात यह थी कि साधारण उपकरण भी सदियों पुराने थे। उदाहरण के लिए 1951 में केवल 9,30,000 लोहे के हल इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि काठ के हलों की संख्या 3,18,00,000 थी। अजैविक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता था, जबकि अधिकांश पशु खाद्य, उदाहरण के लिए गोबर, मल और मवेशियों की हड्डियां बर्बाद हो जाती थी। वर्ष 1922 से 1923 में कुल फसल वाली जमीन में के केवल 1.9% में ही उन्नत बीज का प्रयोग होता था। वर्ष 1938-39 तक यह प्रतिशत बढ़कर केवल 11% तक ही पहुंच पाया था। इतना ही नहीं, कृषि शिक्षा पूर्णतः उपेक्षित थी। वर्ष 1939 में सारे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे, जिनमें सिर्फ 1306 विद्यार्थी पढ़ते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिंध में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। स्वाध्याय के जरिए सुधार लाने में भी किसान समर्थ नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा या यहाँ तक कि साक्षरता तक का कुछ प्रसार नहीं हुआ। आधुनिक उद्योगों का विकास। 19वीं सदी के उत्तरार्ध की एक महत्वपूर्ण घटना मशीनों के बड़े पैमाने पर आधारित उद्योग की स्थापना थी। भारत में मशीन युग का आरंभ तब हुआ जब 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान उद्योगों की स्थापना हुई। कौन सा? सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान। ठीक है। पहली कपड़ा मिल 1853 में कावसजी नानाभाई ने 1853 में बम्बई में शुरू की कपड़ा मिल। ठीक है। और पहली जूट मिल 1855 में सिरसा, बंगाल में स्थापित हुई थी। इन उद्योगों का विस्तार धीरे धीरे मगर लगातार हुआ। 1889 में भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें थी, जिनमें लगभग 43,000 लोग काम करते थे। वर्ष 1882 में 20 जूट मिले थे, जो अधिकतर बंगाल में थी और उनमें लगभग 20,000 लोग काम करते थे। वर्ष 1905 तक भारत में 206 सूती मिल हो गई, जिनमें करीब 1,96,000 लोग काम करते थे। वर्ष 1901 में 36 से अधिक मिलें थीं, जिनमें करीब 1,15,000 लोग काम करते थे। कोयला खान उद्योग में 1906 में करीब 1,00,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। अन्य यांत्रिक उद्योग जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरू में विकसित हुए, उनमें कपास की उटाई तथा दबाने, चावल, आटे तथा इमारती लकड़ी की मिलें, चर्म शोधनालय, ऊनी कपड़े के कारखाने, कागज और चीनी की मिलें, लोहा इस्पात के कारखाने तथा नमक, अभ्रक और सोरे जैसे खनिज उद्योग थे। 20वीं सदी के चौथे दशक में सीमेंट, कागज, दिया सलाई, चीनी, सीसा उद्योग विकसित हुए, मगर इन सब उद्योगों का अवरुद्ध विकास हुआ। अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था। विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग में ऊंचे मुनाफों की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। श्रम अत्यंत सस्ता या कच्चे माल तुरंत और सस्ती दरों पर उपलब्ध थे और अनेक वस्तुओं के लिए भारत उसके पड़ोसियों ने तैयार बाजार उपलब्ध कराए। चाय, जूट और मैंगनीज
चाय, जूट और मैंगनीज जैसे अनेक भारतीय उत्पादनों के लिए सारे संसार में बना बनाया बाजार था। दूसरी ओर अपने देश में विदेशी पूंजीपतियों का लाभप्रद निवेश के अवसर कम मिल रहे थे। उस समय औपनिवेशिक सरकार और उसके अधिकारी सभी प्रकार की सहायता तथा रियायतें देने को तैयार थे। विदेशी पूंजी ने अनेक उद्योग में भारतीय पूंजी को दबा दिया। केवल सूती कपड़ा उद्योग में आरंभ में भारतीयों को बहुत बड़ा हिस्सा था और 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी उद्योग का विकास भारतीयों ने किया। भारतीय पूंजीपतियों को आरंभ से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों और ब्रिटिश बैंकों की ताकत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। किसी भी उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भारतीय व्यवसायियों को उस क्षेत्र में प्रबल विदेशी मैनेजिंग एजेंसियों के सामने झुकना पड़ता था। अनेक स्थितियों में भारतीयों की कंपनियों पर भी विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली मैनेजिंग एजेंसियों का दबदबा होता था। भारतीयों को बैंकों से ऋण मिलने में भी कठिनाई होती थी। अधिकतर बैंकों पर ब्रिटिश अधिपतियों का प्रभाव था, मगर अगर उनको कर्ज मिलते भी थे तो उन्हें ऊंची दरों पर ब्याज देने पड़ते थे, जबकि विदेशी काफ़ी आसान शर्त पर कर्ज ले सकते थे। निस्संदेह भारतीयों ने धीरे धीरे अपने बैंक और बीमा कंपनियां विकसित करनी शुरू कर दी और वर्ष 1914 में भारत में कुल बैंक जमा ने 70% से भी अधिक पर विदेशी बैंकों का अधिकार था। 1937 तक उनका हिस्सा बढ़कर 57% हो गया। भारतीय आर्थिक जीवन में अपना बोलबाला बनाए रखने के लिए भारत स्थित ब्रिटिश उद्यम ने मशीन और उपकरण देने वाले ब्रिटिश संभरणकर्ताओं, जहाजरानी, बीमा कंपनियों, विपणन संगठनों, सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं से घनिष्ठ संबंध का फायदा उठाया। इसके अलावा सरकार ने भारतीय पूंजी की अपेक्षा विदेशी पूंजी का पक्ष लेने की नीति जानबूझकर अपनाई। भारत सरकार की रेलवे नीति ने भी भारतीय उद्यम के प्रति भेदभाव किया। रेलवे भाड़े की दरों ने देसी उत्पादनों के बदले विदेशों से आई वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया। आयातित वस्तुओं की अपेक्षा भारतीय वस्तुओं का वितरण कठिन और खर्चीला था। भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने में एक अन्य गंभीर कठिनाई यह थी कि देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का लगभग पूर्ण अभाव था। ठीक है, उद्योगों के बिना अन्य उद्योगों का तेज और स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता था। लोहा और इस्पात उत्पन्न करने या मशीन बनाने के लिए भारत के पास बड़े संयंत्र नहीं थे। इंजीनियरिंग उद्योग के नाम पर कुछ छोटी मरम्मती वाले वर्कशॉप थे और धातु उद्योग के नाम पर थोड़े से लोहे और पीतल की फाउंड्रियाँ थीं। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 में हुआ। इस प्रकार भारत में इस्पात, धातुकर्म, मशीन, रसायन और तेल जैसे बुनियादी उद्योग का अभाव था। विद्युत शक्ति के विकास में भी भारत पिछड़ा हुआ था। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा 19वीं सदी में नील, चाय, कॉफ़ी जैसे बागान उद्योगों का भी विकास हुआ। उन पर पूरी तरह से यूरोपीय स्वामित्व था। नील का इस्तेमाल सूती कपड़ा उद्योग में रंगाई के लिए होता था। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू किया गया। वह बंगाल और बिहार में फला फूला। किसानों पर अत्याचार करने के कारण नीलहे इंडिगो प्लांटर्स बदनाम हो गए। उन्होंने नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया। इस उत्पीड़न का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में 1860 में किया। एक संश्लिष्ट रंग के आविष्कार ने नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे उसका ह्रास हो गया। चाय उद्योग का विकास 1850 के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ। चाय उद्योग पर विदेशी स्वामित्व होने के कारण सरकार ने लगान मुक्त जमीन तथा अन्य सुविधाएं देकर उनकी सहायता की। कालक्रम से चाय का उपयोग सारे भारत में होने लगा। चाय निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गई। इस दौरान काफ़ी बागानों तथा विकास दक्षिण भारत में हुआ।
काफ़ी बागानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ। बागान तथा विदेशी स्वामित्व वाले अन्य उद्योगों से भारतीय जनता को कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके वेतन और मुनाफे देश से बाहर जाते थे। उन्होंने अपने वेतन का एक बड़ा भाग उच्च वेतन भोगी विदेशियों पर खर्च किया। ठीक है, उन्होंने अपने अधिकांश उपकरण विदेशों में खरीदे। उनके अधिकतर तकनीकी कर्मचारी विदेशी थे। उनके अधिकांश उत्पादन विदेशी बाजारों में बिकते थे और बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल ब्रिटेन करता था। इन उद्योगों से भारतीयों को एक ही फायदा हुआ कि अकुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए, मगर उन उद्योगों में अधिकांश मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी तथा उन्हें अत्यंत कठिन स्थितियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इसके अलावा बागानों में लगभग गुलामी की स्थिति थी। कुल मिलाकर भारत में औद्योगिक प्रगति बड़ी धीमी और दुखदायी रही। औद्योगिक प्रगति 19वीं सदी में सूती कपड़ा, जूट उद्योग और चाय बागानों तथा 20वीं सदी के चौथे दशक में चीनी और सीमेंट तक ही सीमित रही। वर्ष 1946 में भी कारखानों में काम करने वाले 40% मजदूर सूती कपड़ा और जूट उद्योग में लगे हुए थे। उत्पादन और रोजगार दोनों दृष्टियों से भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास अन्य देशों के आर्थिक विकास का या भारत की आवश्यकताओं की तुलना में नगण्य था। वस्तुतः उसने देसी हस्तशिल्पों के ह्रास को भी पूरा नहीं किया। उसके गरीबी और जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव की समस्याओं पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। भारत के औद्योगिकरण की नगण्यता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि 1951 में 35 करोड़ 70 लाख की कुल जनसंख्या में से केवल 23 लाख लोग आधुनिक औद्योगिक उद्योगों में लगे हुए थे। इसके अलावा 1858 के बाद शहरी और ग्रामीण हस्तशिल्पों का ह्रास अनवरत जारी रहा। भारतीय योजना आयोग ने हिसाब लगाया कि प्रोसेसिंग तथा विनिर्माण में लगे लोगों की संख्या 1901 में 1 करोड़ 3 लाख थी, जो घटकर 1951 में 88 लाख हो गई। यद्यपि इस दौरान जनसंख्या में लगभग 40% वृद्धि हुई। सरकार ने पुराने देसी उद्योगों के संरक्षण, पुनर्स्थापन, पुनः संगठन तथा आधुनिक उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा आधुनिक उद्योग भी सरकारी सहायता के बिना बहुधा ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विकसित हुए। ब्रिटिश विनिर्माता भारतीय सूती कपड़ा उद्योग तथा अन्य उद्योग को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे और उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह भारत में औद्योगिक विकास को न सिर्फ प्रोत्साहित करे बल्कि उसे सक्रिय रूप से अनुत्साहित करे। इस प्रकार ब्रिटिश नीति ने भारतीय उद्योगों के विकास को कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित तथा धीमा किया। इतना ही नहीं, भारतीय उद्योगों को अपने शैशव काल में संरक्षण की आवश्यकता थी। उनका विकास उस समय हुआ जब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शक्तिशाली उद्योग स्थापित कर लिए थे और इसलिए भारतीय उद्योग उनकी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सके। वस्तुतः ब्रिटेन सहित सभी अन्य देशों ने विदेशी विनिर्मित वस्तुओं के आयात पर भारी आयात शुल्क लगाकर विदेशी विनिर्मित वस्तुओं के आयात यानी कि वहाँ से जो मंगा रहे हैं पर भारी आयात शुल्क लगाकर, मतलब जो ये विदेशी देशों में भारत से जो जा रहा सामान वहाँ पर भारी आयात शुल्क लगाया, अपने नवजात उद्योग को संरक्षण दिया। मगर भारत स्वतंत्र देश नहीं था। उसकी नीतियों ब्रिटेन निर्धारित करता था। नीति निर्धारण ब्रिटिश उद्योगपतियों के हितों में किया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने उपनिवेश पर मुक्त व्यापार की नीति लाद दी थी। इसी कारण भारत सरकार ने जिस प्रकार यूरोप और जापान की सरकारें अपने शिशु उद्योग को सहायता दे रही थी, उस प्रकार नव स्थापित भारतीय उद्योग को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने से इनकार कर दिया। उसने तकनीकी शिक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। 1951 तक तकनीकी शिक्षा बहुत पिछड़ी रही। इससे देश का औद्योगिक पिछड़ापन भी बढ़ गया। 1939 में देश भर में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिनमें 2217 यानी 2217 विद्यार्थी पढ़ते थे। अनेक भारतीय परियोजनाएं, उदाहरण के लिए
रेल इंजनों, मोटर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं इसलिए नहीं शुरू की जा सकीं, सरकार ने कोई सहायता देने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसमें सरकार ने कोई सहायता देने से इनकार कर दिया। ठीक है, अंततोगत्वा 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों में उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग के दबाव के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर भारतीय उद्योगों को तटकर संबंधी कुछ संरक्षण देना पड़ा, मगर फिर यहाँ भी सरकार ने भारतीयों के उद्योगों के प्रति सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। भारतीयों के उद्योग जैसे सीमेंट, लोहा और इस्पात और सीसा को या तो संरक्षण ही नहीं दिया गया या दिया गया तो वह बहुत अपर्याप्त था। इसके अलावा ब्रिटिश आयातित वस्तुओं को साम्राज्यवादी वरीयता यानी इंपीरियल प्रेफरेंसेज की प्रणाली के अंतर्गत भारतीयों के जोरदार विरोध के बावजूद विशेष रियायतें दी गई। भारतीय औद्योगिक विकास की एक खास बात यह थी कि वह क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यंत असंतुलित था। भारतीय उद्योग देश के कुछ क्षेत्रों और शहरों में ही भारतीय औद्योगिक विकास की खास बात यह थी कि वह क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यंत संकुचित था। संरक्षण उद्योग देश के कुछ क्षेत्रों और शहरों में ही संकेंद्रित थे। देश के अधिकतर भाग बिल्कुल अर्ध विकसित थे। इस असमान क्षेत्रीय आर्थिक विकास के कारण न केवल आय के वितरण में असमानता आई, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा। इससे एकीकृत भारत के निर्माण का कार्य अधिक कठिन हो गया। देश के सीमित औद्योगिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में दो नए सामाजिक वर्गों ने जन्म लिया और उनका विकास हुआ। ये वर्ग औद्योगिक पूंजीपति वर्ग तथा आधुनिक मजदूर वर्ग थे। ठीक है, ये दोनों वर्ग भारतीय इतिहास में बिल्कुल नए थे। पहला औद्योगिक पूंजीपति वर्ग तथा आधुनिक मजदूर वर्ग, क्योंकि आधुनिक खाने, उद्योग और परिवहन के साधन नए थे। यद्यपि वे वर्ग भारतीय जनसंख्या के अत्यंत छोटे भाग थे, तथापि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, आर्थिक संगठन की नई प्रणाली, एक नए सामाजिक संबंधों, नए विचारों और नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। वे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन के तौर तरीकों से दबे हुए नहीं थे। सर्वोपरि बात यह थी कि उनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय था। इसके अलावा देश के औद्योगिक विकास में दोनों की गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उनका आर्थिक और राजनीतिक महत्व तथा उनकी भूमिकाएं उनकी संख्या के अनुपात में काफ़ी अधिक थीं। दरिद्रता और काल भारत में ब्रिटिश संख्या की एक प्रमुख बात तथा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का एक खास परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता में अत्यंत दरिद्रता का साम्राज्य। यद्यपि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी या नहीं, तथापि इस तथ्य पर कोई मतभेद नहीं की है कि पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान अधिकतर भारतीय हमेशा भुखमरी के कारण कगार पर रहते थे। समय बीतने के साथ साथ भारतीयों के लिए रोजगार या जीविका प्राप्त करना कठिन हो गया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, देसी उद्योगों का ह्रास, उनकी जगह लेने में आधुनिक उद्योगों की विफलता, एक मिनट ब्रिटिश आर्थिक शोषण पहला, देसी उद्योगों का ह्रास दूसरा, उनकी जगह लेने में आधुनिक उद्योगों की विफलता तीसरा, करों की ऊंची दर चौथा, भारत में धन धोकर ब्रिटेन ले जाना पांचवा यानी सबसे बड़ा, कृषि का एक पिछड़ा हुआ ढांचा छठवां तथा गरीबी किसानों का जमींदारों, भूस्वामियों, राजाओं, महाजनों, व्यापारियों और राज्य द्वारा शोषण। इन सबने भारतीय जनता को अत्यंत दरिद्र बना दिया। पहला तो था ब्रिटिश आर्थिक शोषण, ठीक है, देसी उद्योगों का ह्रास यानी कि खत्म करना। तीसरा था उनकी जगह आधुनिक उद्योगों ने नहीं लिया, ठीक है, करों की ऊंची दर। चौथा था पिछड़ा ढांचा, गरीबी किसानों का जमींदारों, भूस्वामियों
महाजनों, व्यापारियों और राज्य द्वारा शोषण, ठीक है। और यहाँ भारत से धन बाहर यानी ब्रिटेन जा रहा था। भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एक निम्न आर्थिक स्तर पर ठहरी रही। जनता की दरिद्रता की पराकाष्ठा अकालों की एक श्रृंखला में हुई, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सभी हिस्सों में अपनी विनाशकारी लीला दिखाई। उनमें से पहला अकाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860 से 1861 यानी कि मथुरा, मेरठ, आगरा, ये दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है पड़ा, जिसमें 2 लाख आदमियों की जानें गई। 1865 से 1866 में अकाल ने उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास को धर दबोचा। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास को धर दबोचा। 20 लाख लोग निपट गए। केवल उड़ीसा में 10 लाख लोग मर गए। 1868 से 1870 के अकाल में 14 लाख से अधिक लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी फिर से वहाँ दोबारा आया, बम्बई और पंजाब में मर गए। राजपूताना भी अकाल से प्रभावित था। यहाँ के अनेक राज्यों की अपनी 1/4 से 1/3 जनसंख्या तक से हाथ धोना पड़ा। उस समय तक का शायद सबसे भयंकर अकाल 1876 से 1878 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़ा। महाराष्ट्र, मैसूर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़ा। महाराष्ट्र में 8 लाख लोग मारे गए। मद्रास में 35 लाख लोगों की जानें गई। मैसूर को करीब 20% जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोग मर गए। सूखे के कारण 1896 से 97 में देशव्यापी अकाल पड़ा, जिससे 9.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें से करीब 45 लाख लोग मर गए। अरे वाह 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 वाह, कितना दानव थे यार ये लोग। और फिर 1899 से 1900 का अकाल इसके तुरंत ही बाद आया और उससे व्यापक तबाही हुई। राहत कार्यों द्वारा लोगों की जानें बचाने में सरकारी प्रयत्नों के बावजूद 25 लाख से अधिक व्यक्ति मर गए। इन बड़े अकालों के अलावा अनेक स्थानीय अकाल पड़े तथा अभाव की स्थितियां आई। एक ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी ने हिसाब लगाया कि 1854 से 1901 तक कुल मिलाकर 1854 से 1901 तक यानी 50 साल में कुल मिलाकर 2,88,25,000 से अधिक लोग अकाल से मरे। एक और अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा, जिसमें करीब 30 लाख लोग मर गए। यह अकाल और उनमें मरने वालों की भारी संख्या इस बात का संकेत देती है कि गरीबी और भुखमरी की जड़ें भारत में कितनी गहरी हो गई थी। भारत में स्थित अनेक अधिकारियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत की दरिद्रता की भयंकर वास्तविकता को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक सदस्य चार्ल्स इलियट ने टिप्पणी की थी, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि आधी कृषि जनसंख्या को एक साल के अंत से दूसरे साल के अंत तक यह पता नहीं होता कि पेट भर खाना कैसा होता है। इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता विलियम हंटर ने स्वीकार किया कि भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। 4 करोड़ लोगों को। वैसे 20वीं सदी में स्थिति और भी खराब हो गई। एक भारतीय को उपलब्ध भोजन की मात्रा में 1911 और 1941 के बीच 30 वर्षों के दौरान 29% तक की कमी हुई। भारत की आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के अनेक अन्य संकेतक थे। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ कोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया कि 1925 से 1934 के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। एक अंग्रेज की आय एक भारतीय की आय से 5 गुना अधिक थी। इसी प्रकार 20वीं सदी के चौथे दशक के दौरान आधुनिक चिकित्सा विज्ञानों तथा सफाई के कारण हुई प्रगति के बावजूद एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों में औसतन आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। भारत का आर्थिक
भारत का आर्थिक पिछड़ापन और उसकी निर्धनता प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं थी, वह मनुष्य निर्मित थी। भारत के प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे। यदि उनका ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाता तो वे जनता में पर्याप्त समृद्धि ला सकते थे। भारत एक विरोधाभासी चित्र प्रकट करता था। एक समृद्ध देश जिसमें निर्धन लोग रहते थे। इस स्थिति के कारण थे विदेशी शासन और एक पिछड़ी हुई कृषि और औद्योगिक आर्थिक अर्थव्यवस्था जो वस्तुतः उसके पूरे ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का परिणाम थी। भारत की भौगोलिक स्थिति या प्राकृतिक संसाधनों की कमी या यहाँ के लोगों में अंतर्निहित कोई चारित्रिक कमी अथवा क्षमता का अभाव भारत की गरीबी का कारण नहीं था। यह मुगल काल का अवशेष भी नहीं था और न ही यहाँ की गरीबी। देखो फिर से समझना, भारत की भौगोलिक स्थिति या प्राकृतिक संसाधन की कमी या यहाँ के लोगों में अंतर्निहित कोई चारित्रिक कमी अथवा क्षमता का अभाव भारत की गरीबी का कारण नहीं था। क्या कारण था? यह मुगल काल का अवशेष भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ना ही यहाँ की गरीबी ब्रिटिश पूर्व अतीत का नतीजा था। मुख्य रूप से यह पिछली 2 सदियों के इतिहास का नतीजा था। भारत इससे पहले किसी भी रूप में पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ देश नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कभी भी यूरोपियन कंट्री यानी पश्चिमी देशों से कभी भी धन दौलत संपदा में और उन्नति में, आविष्कारों में पीछे नहीं थे। जितना हमें बनाया गया उस समय दुनिया के देशों के बीच रहन सहन के स्तर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। संक्षेप में, इस दौरान पश्चिमी देशों का विकास हुआ, उनमें संपन्नता आई और भारत को आधुनिक उपनिवेशवाद के अधीन होना पड़ा तथा इसका विकास अवरुद्ध कर दिया गया। जिन दिनों भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, आज के सभी विकसित देशों ने लगभग उसी दौरान अपना विकास किया था। अधिकांश विकसित देशों का विकास 1850 के बाद हुआ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के जीवन स्तर में 1850 के बाद हुआ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के जीवन स्तर में 1750 तक बहुत अधिक फर्क नहीं था। इस संबंध में ध्यान देने की दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरू होने की तिथियां और बंगाल पर ब्रिटेन की विजय की तिथि बहुत पास है। एक आधारभूत, बंगाल में ब्रिटेन की विजय की तिथि बहुत पास है, यानी कि विजय जब हुई बंगाल में तब जाके ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ। ठीक है, एक आधारभूत तथ्य यह है कि जिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया, उसी ने भारत में आर्थिक अल्प विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जन्म दिया। मतलब क्या है? एक आधारभूत तथ्य है कि जिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया, उसी ने भारत में आर्थिक अल्प विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जन्म देकर उसको कायम रखा। इसकी वजह साफ है, ब्रिटेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के अधीन रखा तथा अपनी ज़रूरतों के मुताबिक भारत की आधारभूत सामाजिक प्रवृत्तियों को उसने निर्धारित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय कृषि और उद्योग में ठहराव आया। जमींदार, भूस्वामियों, राजे, रजवाड़े, सूदखोरों, सौदागरों, पूंजीपतियों और विदेशी शासकों तथा उनके अहलकारों ने किसानों, मजदूरों को जमकर शोषण किया। देश में गरीबी और बीमारी फैली और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। क्या बात है, बहुत विकास किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नए भारत का उदय, नेक्स्ट चैप्टर, और राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 से 1905। नए भारत का उदय।